नमस्कार सभी युवा साथियों को, प्रतियोगी साथियों को और प्रिय विद्यार्थियों को। मैं डॉक्टर भैराराम बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य छंद टॉपिक है, उसमें भी अगणात्मक वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। इसके पहले के 2-3 वीडियो हैं, आप वो अवश्य देखें। पहला एक वीडियो जो काव्य छंद की सामान्य जानकारी का है, उसके बाद 2 वीडियो केवल मात्रिक छंदों के हैं और एक वीडियो है वो है आपके वर्णिक छंद में भी। कौन सा छंद? वर्णिक में भी गणात्मक छंद है, उसमें 8 छंद है। वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, मालिनी, शिकरणी, शवैया और शवैया के भेद प्रभेद। तो ये सब गणात्मक है, अर्थात इनमें गण, योजना और वर्णों की संख्या दोनों चीज़ों की ध्यान रखना है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अगणात्मक काव्य छंद पढ़ रहे हैं। अगणात्मक काव्य छंद क्या होता है इसको समझिए, अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। अगणात्मक का मतलब है जिस छंद में गण योजना का ध्यान नहीं रखना है, अर्थात यमातराज भान शुल्गा जो गण का सूत्र था उसका ध्यान नहीं रखना है अगणात्मक में। और अगणात्मक छंद केवल एक ही है जो हम लोग पढ़ते हैं, कोर्स में है, वो है कवित छंद। देखिए कवित छंद क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। नंबर 1 ये लय प्रदान छंद है। क्या है? लय प्रदान, अर्थात इसको पढ़ते समय लय की आवश्यकता रहती है। दूसरा है ये अगणात्मक छंद है, इसमें गण योजना का ध्यान नहीं रखना है, अगणात्मक। तीसरा मैंने शब्द लिखा यत्यात्मक, बहुत अच्छा शब्द लिखा है यत्यात्मक, यति प्लस आत्मक, यण संधि हुई है इसमें, यति प्लस आत्मक, यत्यात्मक, अर्थात इसमें जगह जगह ठहराव होता है। इस छंद को पढ़ते समय यति होती है, अर्थात ठहराव होता है। 16-15 पे हो गई तो 16 है तो 8-8 पे वापस हो गई, 8-7 पे वापस हो गई, इस तरह यति होगी। और चौथी बात है इसमें ये वर्णिक छंद है। और साथियों 5वीं बात है महत्वपूर्ण, दंडक छंद है। ये प्रश्न पूछा जाता है दंडक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में 26 से अधिक वर्ण हो, जिसमें 26 से अधिक वर्ण हो वो दंडक कहलाता है। देखिए सवैया पढ़ा आपने, सवैया में 26 थे, 22 से 26 तक, सवैया दंडक नहीं है। दंडक छंद किसे कहते हैं? जिसमें 26 से अधिक वर्ण हो। तो याद रखें 5 चीजें वापस बता रहा हूं। सबसे पहले तो लय प्रदान, कवित छंद के बारे में लय प्रदान छंद है। दूसरा है ये यत्यात्मक है, अर्थात इसमें यति होगी। तीसरा है ये वर्णिक छंद या वार्णिक छंद है। चौथा है ये अगणात्मक छंद है, अगणात्मक यानी इसमें गण योजना का ध्यान नहीं रखना है। और 5वां है इसमें बिंदु, ये दंडक छंद है। दंडक छंद किसे कहते हैं? 26 से अधिक वर्ण है जिसमें, और इसमें वर्ण कितने होते हैं वो आगे चर्चा करूंगा मैं। वर्ण होते हैं 31 से लेकर 33। तो 5 बिंदु आप यहाँ विशेष ध्यान रखें, लय प्रदान, यत्यात्मक, वार्णिक, अगणात्मक और दंडक छंद है। कवित कैसा छंद है? लय प्रदान छंद है, यत्यात्मक है, वर्णिक है, अगणात्मक है, दंडक है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों तक, अधिकाधिक युवा साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और काव्य छंद जो कॉलेज लेक्चरर से लेकर 9-10 तक के अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक या परास्नातक कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये उपयोगी होने वाला वीडियो है। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप अवश्य भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो नंबर 1 बिंदु आपके क्लियर हुआ कि इसमें 5 चीजें हैं। नंबर 2 बिंदु, इसमें चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कवित पूरे छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है? 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? मैं यहाँ एक आपके सामने नमूना पेश कर रहा हूँ कवित छंद का। ये 1-2 पंक्ति, ये देखिए युवा साथियों ध्यान से देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट चरण, ये हो गया सेकंड चरण, ये हो गया थर्ड चरण, ये हो गया फोर्थ चरण। ध्यान से देखिए 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। चरण तो 4 ही है, पंक्तियां 8 होती है। एकमात्र ऐसा छंद है जो 8 पंक्तियों में लिखा जाता है, 4 चरण है।
और दोहा है, सोरठा है, बरवे है, उलाला है। ये मात्रिक छंद आपने पढ़े थे। चरण 4 थे, पंक्तियां 2 थी, 2 पंक्तियों में लिखा जाता था। और विषम मात्रिक छंदों में आपने पढ़ा होगा छपे वगैरह, वो 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, छपे है और कुंडलियां हैं। तो यहाँ कवित्व में याद रखेंगे, इसमें 4 चरण होते हैं ना, 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो दूसरा बिंदु क्लियर। तीसरा बिंदु समझिए, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 से 33 तक के वर्ण होते हैं, इसीलिए इसको दंडक छंद कहते हैं। क्यों कहते हैं दंडक छंद? 26 से अधिक अर्थात 31 से 33 तक वर्ण है, इसीलिए ये दंडक छंद कहलाता है। तो क्लियर, कवित्व छंद की सामान्य परिभाषा। अब आगे की चीज को और समझिए आप, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए, कवित्व छंद को अपन थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। क्या क्या चीज आपको कवित्व की ध्यान रखनी है। कवित्व एक ऐसा छंद है जिसके 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद। कौन कौन से भेद है? दोनों ध्यान से समझिए। पहले भेद का नाम है मनहरण कवित्व और दूसरे भेद का नाम है घनाक्षरी कवित्व। दूसरे का क्या नाम है? घनाक्षरी कवित्व। मनहरण और घनाक्षरी, ये 2 भेद है कवित्व के। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बच्चों के पर्टिकुलरली नाम दिया रहता है, मनहरण कवित्व और रूप घनाक्षरी कवित्व। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, घनाक्षरी कवित्व के फिर 2 भेद है। कितने भेद है घनाक्षरी कवित्व के? 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद है वो समझिए। एक का नाम है रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, और दूसरे का नाम है देव घनाक्षरी, रूप देव। आपको ये याद रखना है, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। वर्णों की संख्या, आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है। वर्णों की संख्या कितनी है? मनहरण कवित्व में कितने वर्ण होते हैं? 31। कितने वर्ण होते हैं? 31। फिर है रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 32। देव घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 33। 31, 32, 33। सबसे पहले तो कवित्व की परिभाषा के 3 बिंदु याद रखें। ये एक लय प्रदान, अगणात्मक, यत्यात्मक, वर्णिक और दंडक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। ये सब की परिभाषा में दोनों लाइनें सेम रहेगी। तीसरा बिंदु आपको याद रखना है कि इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण मनहरण में, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण रूप घनाक्षरी में, और इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण देव घनाक्षरी में। क्लियर। अब यति कहाँ होगी, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यति कहाँ होगी, मैं आपको अलग कलर से बता रहा हूं यति कैसे करनी है आपको। यहां पर यति होगी 16, 8, 8 पर, यानी मनहरण कवित्व में 16, 8, 8, 15, 8, 7 पर यति होगी। ये यति आपको याद रखनी। अब देखिए, रूप घनाक्षरी में 16, 8, 8, 16, 8, 8 बरोबर यति है, 32 वर्ण है। और देव घनाक्षरी में 16, 8, 8, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 17, 8, 9 पर यति होती है। तो इतनी चीज याद रखनी है कवित्व में। मनहरण में 31, 16 और 15, 8, 8, 8, 7। रूप घनाक्षरी में 16, 16, 8, 8, 8, 8। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण है, 16, 17। 16 है तो 8, 8, 17 है तो 8, 9 वर्णों पर यति होगी, अर्थात ठहराव होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल साहब। देखिए, अब आगे शुरू करते हैं अपन। ये मैंने आपको समझा ही दिया था। कवित्व छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहले का नाम है मनहरण, वर्ण कितने हैं? 31। यति कितने पे होगी? 16, 15। 16 है तो 8, 8, 15 है तो 8, 7। अब दूसरा है घनाक्षरी कवित्व। घनाक्षरी के फिर 2 भेद है। एक का नाम है रूप घनाक्षरी, कितने कितने पर यति होगी? 16, 16 पर। और दूसरे का नाम है देव घनाक्षरी, 33, 32। तो यहाँ पर कितने पर यति होगी? 16, 17। बाकी और कुछ याद नहीं रखना है, आपको यही चीज याद रखनी है। कवित्व के 2 भेद। अब अपन दोनों भेदों को डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 ले रहा हूं, मनहरण कवित्व। ध्यान से समझिए, मनहरण कवित्व की परिभाषा। कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं? नंबर 1 बिंदु, यह एक लय प्रदान, अगणात्मक, यत्यात्मक, वर्णिक और दंडक छंद है। ये हर एक कवित्व के भेद में परमानेंट लाइन लिखनी है। जो विद्यार्थी स्नातक, अधिस्नातक, IAS की तैयारी करते हैं, जिनको लिखित में लिखना है, वो ये लाइन अवश्य लिखें। ये पंक्ति ही आपकी कवित्व की परिभाषा को स्पष्ट करती है कि कवित्व एक लय प्रदान छंद है, अगणात्मक है, यति का प्रयोग होता है, वर्णिक छंद है और दंडक छंद है।
और दूसरी पंक्ति भी बरोबर सेम रहेगी। दूसरा बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं किंतु 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। चरण 4 है, पंक्तियां 8 है। एक चरण कितनी पंक्तियों में पूर्ण होगा? 2 पंक्तियों में। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सा छंद है जो 8 पंक्तियों में लिखा जाता है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा कवित। नेक्स्ट देखिए, मनहरण कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। याद रखें, कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखिए, तो तीसरा बिंदु हो गया परिभाषा का। चौथा बिंदु देखिए, इसके प्रत्येक चरण में कितने मात्राओं पर यति होती है? 16 15 16 15। यदि 16 है तो 16 में फिर यति होगी 8 8 पे। 15 है तो वापस यति कितने पे होगी? 8 7 पे। तो 16 15 अर्थात 8 8 8 7 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब है ठहराव होगा। आपको पढ़ते समय कॉमा लगाना है और ठहरना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बिंदु है, इसके प्रत्येक चरण, ये मोस्ट बिंदु है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है लास्ट। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या होते हैं? गुरु वर्ण होते हैं। कितने गुरु वर्ण होते हैं ये तय नहीं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या अंत में? गुरु वर्ण। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मनहरण कवित की परिभाषा के 5 बिंदु। अब लेते हैं अपन उदाहरण। मनहरण कवित के उदाहरण को देखिए, ध्यान से समझिए। आपको थोड़ा सा चित्र बना के भी बता देता हूं मनहरण कवित का। ये चित्र ध्यान रखें आपके। मान लीजिए ये पहला चरण है। इस पहले चरण में यहाँ कोमा, ये तो हो गई 8, ये हो गई 8, ठीक है। इधर पूरी कितनी हो गई? 16। दूसरे में देखिए 8 7, ये 8 ये 7, यहाँ कितनी हो गई? 15 वर्ण। 15 और 16 कितने हो गए? 31 वर्ण। एक चरण इस तरह से लिखा जाता है, 8 8 8 7 16 15 31। ये कवित है। आगे अपना उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण में पढ़ के सुना रहा हूं। पात भरी शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ने पढ़ाइयो, सबु परिवार मेरू याही लागी राजा जू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो। आगे देखिए, गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सुनिषाद हवे के बादू ने बढ़ाइयो, तुलसी के इस राम रावरे सुसाची कहो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाइयो। तो ये केवट है और राम और केवट का प्रसंग है। जब राम जाते हैं वनवास में और नदी पार करनी होती है राम सीता लक्ष्मण को, तो वो केवट से अनुरोध करते हैं कि हे भाई केवट, मुझे नदी पार करवा दे। तो केवट अपनी बात इस तरह से स्पष्ट करते हैं। पहले अपन इसमें वर्ण गिन के देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला ही देखिए, पात भरी शहरी शकल सूत वारे वारे। आपको इनमें सिर्फ वर्ण गिनने हैं, न तो मात्राएं लगानी है न गण योजना ध्यान रखनी। वर्ण कैसे गिनने हैं? सीधा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर देखिए, ये जो कोमा शहरी पर लगा हुआ, लेकिन 8 वर्ण कहाँ होंगे? वहां तक मैं लाइन खींच के लिख रहा हूं 8। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, दोनों हो गए 8 8 बरोबर 16 वर्ण। उसके बाद अगली देखिए, केवट की जाति 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर 8 आएगा और उसके बाद 7 आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 15। तो 16 और 15 कितने होते हैं? प्रथम चरण ये हो गए 31 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण। 31 वर्ण अर्थात फर्स्ट चरण। मैंने एक चरण में वर्ण लगाकर बताए हैं आपको। इस तरह से आपको वर्णों को लगाना है। नेक्स्ट देखिए, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण यहाँ हो गए। उसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 8 16। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 7 15 16 15 31 31 वर्ण। और चरण कौन सा हो गया? सेकंड चरण। नेक्स्ट देखिए, इसी के
अगले तीसरे और चौथे चरण को समझिए साथियों। 3 3 6 7 और 8, यहां तक हो गए 8। उसके बाद 3 3 6 2 8 8 8 16। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए यहां से यहां तक। फिर है 1 2 3 3 6 1 7, तो 8 7 15, टोटल कितने हो गए 31 वर्ण। चरण कौन सा हो गया, थर्ड चरण, तीसरा चरण। इस तरह से आपको परीक्षा में भी यूं लाइनें खींच के यति दर्शानी है, मात्राएं दर्शानी है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 8 8 कितने हो गए 16। उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल 8 है। फिर है 7 8 7 15, टोटल 31 वर्ण। ऐसे न ऐसे लिखने हैं आपको, रिटन एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे न ऐसे लिखेंगे। चतुर्थ चरण, तो साथियों ये 4 चरण हैं। चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 16 15 पर यति हुई थी, 16 था तो 8 8 पर यति हुई थी, और 15 था तो 8 7 पर यति हुई थी। चलिए, तो यहाँ यति का और वर्णों का ही ध्यान रखना है। मात्राएं इस तरह से नहीं लगानी आपको ऐसे कि लघु गुरु मात्रा नहीं लगानी है। यहाँ ये अगणात्मक है, गण योजना ध्यान ही नहीं रखनी है, ओनली वर्ण गिनने हैं। वर्ण कैसे गिनोगे, यूं नहीं है आप यूं वर्ण गिनोगे कि ग में औ है, दोनों को अलग अलग नहीं गिनना है। स्वर और व्यंजन दोनों को साथ मिलाकर वर्ण गिनना है। कैसे गिनना है एक बार चेक कर लें। इसमें गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आधा है, ये है क्या है आधा है, इसलिए मैंने है और वह को एक ही वर्ण गिना है। तो के तक कितने हो गए 8। आगे देखिए बादू बढ़ना बढ़ाइयो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हो गए। इस प्रकार वर्ण गिनने हैं कवित्त में। अब इसका अर्थ समझिए आप लोग। पात भरी शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ने पढ़ाइयो। यानी केवट के पास जब राम पहुंचे और बोला कि मुझे नाव से नदी पार करवा दो, तो केवट ने कहा भाई मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, मैं केवट जाति का हूँ, मैंने कोई वेद पढ़े नहीं है, यानी वेदों का मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, और पूरा मेरा पूरा परिवार, सबू परिवार मेरी यही लागी राजा जू, मेरा परिवार है जो सभी इस नाव से ही पलता है। मैं राजा हो चाहे रंक हो, मैं इस नाव के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करता हूँ। आगे दिया हुआ हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़े, मैं बहुत गरीब हूँ, वित्तहीन यानी मेरे पास धन नहीं है, दीन यानी गरीब हूँ, मैं दूसरी नाव कैसे बनवाऊंगा, कैसे दूसरी गढ़ाइयो यानी निर्मित कराऊंगा। आगे दिया हुआ गौतम की घरणी ज्यों तरणी तरेगी। गौतम की घरणी का मतलब क्या है, यहाँ घरणी का मतलब है पत्नी। गौतम की पत्नी कौन थी, अहल्या, जिसका राम ने उद्धार किया था। तो गौतम की घरणी की ज्यों तरणी तरेगी यानी भव सागर रूपी नौका है मेरी, पार हो जाएगी। प्रभु सो निषाद हवे के बादू नु बढ़ाइयो। प्रभु यानी यहाँ भगवान राम से मैं निषाद जाति का छोटा व्यक्ति होकर बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, न बात बढ़ाना चाहता हूँ। आगे कहा है भगवान तुलसी के इस राम मतलब तुलसीदास के राम, यहाँ तुलसीदास का राम दर्शाया गया है। यानी भगवान राम को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उनके चरित्र को उद्धार किया था। तो तुलसी के इस राम रावरे सो साची कहूँ, यानी भगवान तुलसी के राम को मैं साची बात कह रहा हूँ। बिना पग धोए, केवट चाहता था मैं भगवान राम के पैर धोकर वो पानी पी लूं ताकि मेरा उद्धार हो जाए, तो बिना पग धोए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो इस प्रकार ये मनहरण कवित्त का उदाहरण हुआ साथियों। चलते हैं आगे। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, 31 वर्ण होते हैं और यति 16 15। अब लेते हैं गणाक्षरी। अगला है गणाक्षरी कवित्त, ध्यान से समझिए। गणाक्षरी कवित्त दूसरा भेद है गणाक्षरी कवित्त। युवा साथियों आप सबको पता है गणाक्षरी कवित्त के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। रूप देव, ये याद रखें, कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले यदि देव ले लिया और फिर रूप ले लिया तो गलत हो सकता है आपका। रूप देव याद रखें, रूप में 32, देव में कितने हो जाएंगे, देव में 33, तो 32 33। हाँ तो पढ़ते हैं साथियों। रूप गणाक्षरी कितने वर्ण होते हैं, 32। और पहला बिंदु परिभाषा का, ये एक लय प्रधान अगणात्मक, यत्यात्मक, वर्णिक और दंडक छंद है।
दूसरा सैम बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं और 8 पंक्तियों में लिखा जाता है, 4 चरण 8 पंक्तियों में। तीसरा बिंदु, परिभाषा का तीसरा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। ध्यान से देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखिए, चौथा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में 16 8 8 16 8 8 वर्णों पर क्या होती है? यति अर्थात ठहराव होता है। बरोबर 16 8 8 16 8 8 इस पर यति होती है। चलते हैं आगे उदाहरण की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। रूप गणाक्षरी हो चुका है, रूप गणाक्षरी की परिभाषा क्लियर हो गई, उसके बाद आगे लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, उदाहरण आ गया भाइयों। उदाहरण क्या है? उदाहरण को समझिए। नगर से दूर कछु गांव की सी बस्ती एक, हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम, जहां पत्राजाल अंतराल से झलकते हैं लाल खपरेल श्वेत छज्जों के सांवरे धाम। तीसरा चरण देखिए, बीचों बीच वट वृक्ष खड़ा है विशाल एक, झूलते हैं बाल कभी जिसकी जटाएं थाम, चढ़ी मंजू मालती लता है जहाँ छाई हुई, पत्थर की पट्टियों की चौकियां पड़ी है श्याम। तो ये एक गांव के चौराहे के पास, गांव के बीचों बीच वट वृक्ष है और गांव का जो विवरण है इस कवित्व में है और ये रूप घनाक्षरी है। आप देखिए, अपन इसके वर्ण गिन के बताते हैं आपको। ध्यान से समझिए, वर्ण गिनते हैं, कैसे वर्ण को गिना जाता है आप लोग चेक कर सकते हैं। वर्ण कैसे गिनने हैं, 32 है, चरणवार अपन गिनते हैं। इसका अर्थ आप आसानी से समझ सकते हो, इतना कोई कठिन कवित्व नहीं है, सामान्य खड़ी बोली भाषा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ पर हुए? कुछ तक, तो लिख दीजिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सबको पता है आधा वर्ण नहीं गिनना है। 8 8 यहाँ पर यति है, यहाँ पर भी वापस यति है। 8 8 कितने हो गए? 16 वर्ण। ओके, आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ स और मीप अलग अलग होंगे तो 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 कितने हो गए? 16 16 16 दोनों जोड़िए, 16 वर्ण। 16 16 कितने हो जाएंगे? 32 वर्ण। चरण कौन सा हो गया? फर्स्ट चरण। इस तरह से आपको प्रतियोगी परीक्षा में लिखना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में तो आपको केवल ये समझना है, लेकिन जहाँ रिटन एग्जाम है, एकेडमिक परीक्षाएं हैं, या आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं जैसे IAS का, तो वहाँ यदि काव्य छंद आता है तो आपको इस तरह से लिख के आना है, दर्शा के आना है, ताकि एग्जामिनर को पूरी तरह से पता चल जाए कि हाँ इसने पूरा डिटेल से बताया। अगली पंक्ति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतराल में अंत अलग होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 8 बराबर कितने हो गए? 16। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वेत तक होंगे 8 और इधर से लेकर इधर तक देखेंगे तो हो जाएंगे 8 बराबर 16। 16 16 कितने हो गए? 32 वर्ण। 32 वर्ण। चरण कौन सा हुआ? सेकंड चरण। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट पंक्ति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वृक्ष तक 8 वर्ण हो गए। यति यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 कितने हो गए? 16 वर्ण। इधर भी देखेंगे 3 4 5 6 7 8 और इधर से लेके इधर तक देखेंगे 8 8 8 कितने हो गए? 16। योग करेंगे कितने हो गए? 32 वर्ण। चरण कौन सा हो गया? थर्ड चरण। नेक्स्ट देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लता में लय और ता अलग अलग होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इधर 8 8 कितने हो गए? 16। नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 की तक होंगे 8 और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे? 8 8 8 कितने हो गए? 16। योग करेंगे कितने होंगे? 32 वर्ण और 32 वर्ण है। चरण कौन सा है? फोर्थ, चतुर्थ चरण। तो ये साथियों हुआ रूप गणाक्षरी। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उदाहरण इसका आसान है, सरल बताने की जरूरत नहीं है। गांव के चौराहे के बीचों बीच जो वट वृक्ष खड़ा है, कैसे पत्थर पड़े हैं, पत्थर की पट्टियां पड़ी है, चौकियां पड़ी है, वो काली हो चुकी है और अलग अलग लताएं, मंजू मालती लताएं छाई हुई है और जो वट वृक्ष है उसकी जटाएं इतनी लंबी है कि छोटे छोटे बाल है, यानी बच्चे हैं, कभी कभी वो झूला झूलते हैं उन पर।
उन जटाओं को थाम कर। तो ये हुआ आपके रूप घनाक्षरी कवित। 32 वर्ण, 16 16, 8 8 यति। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए, ताकि देश के कोने कोने के जो भी हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, काव्य शास्त्र के प्रेमी हैं, या नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो आसानी से काव्य छंद को सीख सकते हैं। देखिए, कोई प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहा है, जैसे सेकंड ग्रेड है, लेक्चरर है, तो उसको एक तो व्याकरण और एक काव्य शास्त्र के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यदि ये गलत हो रहे हैं तो आपको आपके अंदर ही कमी है, समझ लीजिए, फिर आपके सिलेक्शन के चांस कम है। मैं मेरा ही बता दूं, जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी 2008 की भर्ती में, मेरे सेकंड ग्रेड में 31वीं रैंक थी, तो उस समय हमारे व्याकरण के लगभग 60 प्रश्न आए थे। 60 में से 58 प्रश्न मेरे उस समय 2011 में सही हुए थे, और काव्य शास्त्र का तो कोई प्रश्न गलत हुआ ही नहीं। चाहे मैं लेक्चरर की तैयारी कर रहा था उस समय, लेक्चरर के पेपर में या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, काव्य शास्त्र का कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ। मूलतः उसी वजह से या आज असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंच पाए हैं। तो आप लोग ऐसी तैयारी करें कि काव्य शास्त्र जो है उनके प्रश्न गलत नहीं हो। मैं पूरे की पूरे काव्य शास्त्र की वीडियो आपके यहाँ अपलोड करूंगा। काव्य छंद अभी चल रहा है, उसके बाद काव्य अलंकार अपन शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। साथियों, अब है कवित का अंतिम वेद, देवगणाक्षरी। देवगणाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। अंतिम वेद है कवित का देवगणाक्षरी। कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। 33 वर्णों में देखिए, पहला बिंदु परिभाषा का, यह एक लय प्रधान अगणात्मक, यत्यात्मक, वर्णिक और दंडक छंद है। तीनों में ये बात परमानेंट लिखनी है आपको, चाहे आपको मनहरण कवित की परिभाषा देनी हो, रूप गणाक्षरी की देनी हो, देवगणाक्षरी की। पहला और दूसरा बिंदु सेम रहेगा तीनों में, ये एक बार याद कर लें आप। फिर देखिए, इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और कितनी पंक्तियों में लिखे जाएंगे? 8 पंक्तियों में लिखे जाएंगे। 4 चरण 8 पंक्तियां। अगला देखिए, तीसरा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। 33। और चौथा बिंदु मोस्ट है यहाँ। चौथा बिंदु आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यति कहाँ होती है? 17-16 नहीं है, ये विशेष याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है प्रतियोगी परीक्षा में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस तरह से एक कथन बना के दे सकते हैं कि इसके 17 और 16 चरणों में यति होती नहीं होती है। 16-17 चरणों पर यति होती है। 16 है तो 8-8, 17 है तो 8-9। ये याद रखें। 9 कहाँ आएंगे? बाद में आएंगे। यति में 8-9। यति का मतलब क्या है? यति का मतलब है ठहराव। तो ये विशेष ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। 5वां बिंदु, ये सबसे अधिक मोस्ट है, और यहाँ इनका एक दो अपने जोधपुर के महाराजा का बहुत प्रसिद्ध है, जसवंत सिंह का, अलंकार भूषण का। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 3 लघु या 6 लघु, 6 लघु आएंगे रेगुलर, या 3 लघु आएंगे, हर चरण के अंत में आएंगे। ये ध्यान रखना, प्रत्येक चरण के अंत में या तो 3 लघु आएंगे या 6 लघु आएंगे। तो मैं जो उदाहरण पेश कर रहा हूं जसवंत सिंह का है। महाराजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने एक रीतिकाल के कवि थे, रीति सिद्ध कवि नहीं थे, रीतिबद्ध कवि थे, और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया है जो बारिश का वर्णन है। और उस उदाहरण की आप छटा देखिए, 6 लघु है रेगुलर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पहले तो। जिल्ली झनकारे पिक्की चातक के पुकारे, बिन मोरनी गुहारे उठे जुगन चमकी चमकी, घोर घन कारे भारे घुरवा घुरारे धाई, धुमनी मचावे नाचे दामनी दमकी दमकी। अगली पंक्तियां देखिए, झुकनी बयार बहे लुकनी लगावे अंग, हुकनी बबुकनी की उर्म खमकी खमकी, कैसे करी राखो प्राण प्यारे जसवंत बिना, नानी नानी बूंदा झरे मेघवा झमकी झमकी। तो ये आपके इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, और इस उदाहरण के अपन वर्ण लगा के गिनते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, कैसे गिनना है आप लोग चेक करें। पहला चरण देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 कितने हो गए? 16। तो पहली पंक्ति में 16 वर्ण। अगला देखिए, 3 3 6 2 8, 8। उसके बाद देखिए कितने हो गए? 9 8 9 कितने हो गए? 17। योग करिए, 16 और 17 कितने हो गए? 33 वर्ण। कौन सा चरण हुआ? फर्स्ट चरण हुआ। अब एक चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी उसको समझिए आप लोग।
छह लघु कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ सभी में लघु मात्राएं, 6 बार लघु आएगा। तो इस एक मात्र ऐसा छंद है जिसकी विशेषता है कि या तो लास्ट के प्रत्येक चरण में 3-3 है या 6-6 है। यदि किसी ने 3 का नियम फॉलो कर दिया, चारों चरण में 3-3 लघु आएंगे, और यदि 6 का नियम फॉलो कर रहा है तो 6-6 लघु आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें, चमकी चमकी। उसके बाद अगला लीजिए, 3 4 5 6 7 8, फिर वापस 8 8 8 16। इधर देखिए, धूमनी मचावे नाचे, धूमनी मचावे नाचे, 3 3 6 8, दामिनी दमकी दमकी 9, कितने हो गए? 17, 16 17 कितने हो गए? 33 वर्ण, 33 वर्ण है। और चरण कौन सा है? सेकंड चरण है। और बड़ी सुंदर पंक्तियों में इन्होंने क्या वर्णों का चयन किया था जसवंत सिंह जी ने, और अपना नाम भी दिया है अंतिम चरण में, कैसे करे राखे प्राण जसवंत बिन। तो ये भी आप देखिए। चलिए आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 कितने हो गए? 16। तो पहली पंक्ति में 16 वर्ण, दूसरी पंक्ति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए 3 3 6 3 9, कितने हो गए? 9 8 9 कितने हो गए? 17 वर्ण। 16 और 17 कितने हो गए? 33 वर्ण, 33 वर्ण। और चरण कौन सा हो गया? थर्ड चरण। और एक चीज मैंने पहले ही की थी, हर चरण के अंत में या तो तीनों लघु या छहों लघु आएंगे। तो यहाँ कौन से हैं? तीनों लघु है, आप नोट कर सकते हैं। तीनों क्या? छहों। खमकी खमकी की छोटी है, खमकी खमकी। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इधर भी क्या हो जाएंगे? 8। प्यारे जसवंत बिना, यहाँ नाम लिख दिया कवि ने अपना, जसवंत सिंह। और अलंकार भूषण आपने नाम सुना होगा ग्रंथ का। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर देखिए मेघवा झमकी झमकी कितने हो गए? 9 8। इधर कितने हो गए? 16। इधर हो गए 17। 16 17 कितने हो गए? 33 वर्ण। और चरण कौन सा हो गया? फोर्थ चरण, चतुर्थ चरण। साथियों एक चीज यहाँ इसकी सबसे अधिक मुझे मोस्ट लगी, वो चीज आप भी याद रखें कि 6 लघु आएंगे, रेगुलर 6 लघु प्रत्येक चरण के अंत में आएंगे। चरण के अंत में, पंक्ति के अंत में नहीं है, चरण के अंत में। प्रत्येक पंक्ति के अंत में, परीक्षा में ऐसे भी दे सकता है, प्रत्येक पंक्ति के अंत में कौन से? देवगणाक्षरी में प्रत्येक पंक्ति के अंत में तीनों लघु या 6 लघु। तो यह कथन गलत है। प्रत्येक चरण के अंत में, पंक्ति के अंत में नहीं है, चरण के अंत में 6 लघु या तीनों लघु। तो साथियों ये आपके कवित छंद पूर्ण हुआ। एक आपके कई कई परीक्षाओं में रहता है, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूं। वंशस्थ छंद का नाम क्या है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ में जत जर 12 वर्ण, पहले स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर में कहीं कोर्स में भी था। वंशस्थ जत जर, जत जर का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, जय का अर्थ है जगण, तय का अर्थ है तगण, फिर वापस जगण, और लास्ट में रगण। अब जो जत जर जगण में क्या होता है? ज भा न, ता रा ज भा न, और राज भा, राज भा। ये इस प्रकार की गण योजना होगी। वर्ण कितने होंगे? 12 वर्ण होंगे। वंशस्थ समवर्णिक छंद है और इसमें गण योजना का ध्यान रखना है। हमने 8 सवैया तक 8 पहले पढ़ लिए थे पहले वाले वीडियो में। 9वां यदि है तो ये वंशस्थ है। प्रचलित में वंशस्थ जो छंद है वो, इसमें मैं बिंदु बता देता हूं। ये एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 ही पंक्तियों में लिखा जाता है। और इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तथा इसके प्रत्येक चरण में जत जर अर्थात जगण तगण जगण रगण की गण योजना होती है। उदाहरण लिखा हुआ देखिए, अपन मात्रा लगा के देखते हैं। अब देखिए नीचे लिख दूंगा मैं, जगण तगण जगण और रगण।
और बराबर करके लिख दूंगा 12 वर्ण। मैंने ओनली एक ही चरण लिया है, चारों पंक्तियां नहीं ली। उदाहरण के तौर पर वंशस्थ में कम ही परीक्षाओं में कोर्स में लेता है। तो साथियों इस तरह से 4-5 वीडियो मेरे हैं। आप यदि 4 या 5 घंटे बैठते हैं और उनको ढंग से यदि लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको छंद का कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एवं एकेडमिक परीक्षाएं जो अकादमिक है, स्नातक एवं अधि स्नातक की, कहीं कोई गलती नहीं होगी। और एक बार ढंग से याद कर लीजिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, देखिए मेहनत करने वालों को अवश्य मंजिल मिलती है, इसलिए दिल लगाकर मेहनत कीजिए, एकाग्र होकर मेहनत कीजिए। यदि आपके दिमाग में 2 नावों में सवार होने की स्थिति है तो आप दोनों में ही चयन नहीं करवा पाओगे। इसलिए कोई एक लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। आपके दिमाग में ऐसी एक आग जलनी चाहिए, परमानेंट वो आग जलनी चाहिए, और वो आग जलेगी तभी आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपको याद होने लगेंगे। आपको ऐसे समझ लीजिए कि जब सुबह 5 बजे उठना है, और अलार्म से नहीं, बिना अलार्म आपके दिमाग की बत्ती जले, घंटी जले और तुरंत आप जग जाओ, तो समझ लेना आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। सभी युवा साथियों से निवेदन है, अपनी मेहनत करें। 2022 आप सबके लिए खुशियां लेकर आए। चलिए अंत में थोड़ा सा अपने बारे में भी, मेरे अभी PhD उपाधि अर्जित हुई है। 8 बार मैं नेट JRF हूँ और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो होगा काव्य अलंकार का, और आप YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर काव्य शास्त्र नाम का एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें काव्य अलंकार का अलग वीडियो है, काव्य हेतु का अलग है, काव्य छंद के 5 वीडियो है, वो मिल जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी जैनान व्यास का है और जैनान व्यास विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य का है, तो उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के सभी वीडियो मिलेंगे। व्याकरण के भी कुछ वीडियो मिलेंगे।